देखिए, अभी जो वोटिंग इख्तिताम हुई है बारामूला लोकसभा की, और उससे पहले श्रीनगर जो निशस्त की जो वोटिंग इख्तिताम हुई, सबसे बड़ा जो बारामूला ने हम सब के लिए रास्ता, हमें एक रास्ता दिखाया है कि किस तरह लोग डिस्पाइट ऑफ देयर इश्यूज, डिस्पाइट ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, टू कास्ट देयर वोट, उन्होंने जो अपना वोट दिया है वो उन्होंने एक गुस्से का इजहार किया है, गम और गुस्से का इजहार किया है। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने तो कोई ऐसा कमाल नहीं किया 4-5 साल में, मगर बारामूला के लोग बाहर आए, उन्होंने अपने डिसअप्रूवल का इजहार वोट के जरिए किया है। स्पेशली जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे किया, उसके बाद मैं आपको बड़े वसूख से बात कहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ये पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है, ये पार्टी हर दिन मेहनत मशक्कत करने वालों की पार्टी है। आपको मालूम होगा अब्दुल रशीद डार की जब लाश निकलवानी थी, तब हम लोग वोट मांगने नहीं निकले, मगर उनकी लाश निकलवाने गए। आज सुबह भी एक प्रेस इंटरेक्शन में मैंने ये बात कही कि काश कि अब जिन लोगों ने वोट हासिल किए वो लोगों के लिए काम भी करें। बारामूला की यह हालत है कि बांडीपुरा में पानी नहीं है, पावर क्राइसिस सबसे ज्यादा वर्ष कुपवारा में है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो आज हमारे बच्चे हैं, एबिस्मल जो एजुकेशनल सेक्टर की लैकुना है वो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे हालात बारामूला में होने के बावजूद, जबकि मैं सही बात में हकीकी तौर आपको ये बोलूं कि मुझे नहीं लगता है, विद हैंड ऑन माई हार्ट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुस्तहिक है उन लोगों के वोट की, मगर फिर भी लोग बढ़ चढ़ के बाहर आए। लंगेट में लगभग 66% वोटिंग हुई, हंदवारा में 72% हुई। ओवरऑल जो हमने वोटिंग लगभग 60% वोटिंग की है बारामूला ने। और ये एक पैगाम दिया जम्मू कश्मीर के अवाम को कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ कोई पार्लियामेंट में हो, आप चाहते हो कि आने वाली नस्लों को बचाया जाए, उनके लिए बहबूदी के कोई काम किए जाए, तो साफ पाक नीयत वाले लोगों को हमें वहां इलेक्ट करके भेजना। पहले तो हमें आज के दिन शायद ये बात करनी चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर का क्या हाल हुआ है पिछले 5-10 साल में, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है। अब जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, इनके जैसे लोगों का क्या मौक़िफ़ है, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। इन्होंने क्या किया है, पूरे कश्मीर के अवाम उस बात से को बिल्कुल खसूस जानती ही है। आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां वाटर पोटेंशियल कम से कम 20,000 मेगावाट है, हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल। कुपवारा में खाली 11 लाख मेट्रिक टन हमारे पास लिग्नाइट डिपॉजिट है, जिससे थर्मल पावर जनरेट होता है। मैं पिछले तमाम चीफ मिनिस्टर्स को बोलना चाहता हूं, फारूक साहब से शुरू करते हुए महबूबा मुफ्ती तक, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हमें रहे हैं, चाहे वो अल्ताफ बुखारी थे, चाहे सजाद लोन थे, क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि कश्मीर के पास इतने रिसोर्सेज हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? आज भी हमारी बिजली जो है, थैंक्स टू प्रीवियस रिजीम्स, हमारे पास यहाँ अंधेरा है, और दिल्ली और हरियाणा में और राजस्थान में हमारी बिजली चल रही है। एनएचपीसी के प्रोजेक्ट हमारे वहां पे पड़े हुए। चलिए, अगर आप मसले कश्मीर की बात नहीं कर पाए, आप 370 को नहीं बचा पाए, आपने यहाँ के बच्चों के लिए क्या किया मुस्तकबिल के लिए? हमारे बच्चे आज भी तालीम हासिल करने के लिए बाहर बांग्लादेश जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बन सकते थे। आपने अगर आज हमारी आवाम ने बढ़ चढ़ के किसी को एतमाद दिया, तो उसका एक फर्ज बनता है जब वो कल पार्लियामेंट में जाए, हमारे लोगों की बात करें। अब जमात इस्लामी जो कल तक यहाँ पे प्रॉक्सी वोट डाल के और बाकी लोगों को बाइकाट करवा दे दी थी, आज वो दूसरी बोली बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं लग रहा है, ऐसे जैसे लोगों की कोई माशरे में कोई जगह ही नहीं है, आपकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है आपकी। कल तक आप एक बात बोल रहे थे, आज आपने पूरी उसकी 360 डिग्री टर्न कर लिया। यही बात हम अपने कौम को समझा रहे हैं। मेहरबानी करके इस जैसे मंशूर को पढ़िए कि आज हम ही क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस नहीं होगा। आज मसले कश्मीर की बात यही पॉलिटिकल पार्टी क्यों कर रही है? मैं अपने नौजवानों से, अपने बड़े बुजुर्गों से इस्तदा करता हूं कि ये गलतियां, अगर हमसे कुछ गलतियां इन लोकसभा इलेक्शन में हो भी गई, आने वाले असेंबली इलेक्शन में 40-50 ऐसे नौजवानों को आप कामयाब करिए जो कश्मीर का मुस्तकबिल बनाने के लिए निकले, एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर डिग्निटी। हमने मसले कश्मीर पे 35 से 370 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने बीजेपी के साथ रात के अंधेरे में कोई अलायंस नहीं की है। आज 6 पॉलिटिकल पार्टीज आपकी, आप जमात इस्लामी को छोड़ दीजिए, एआईपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे इनकी बीजेपी के साथ सारी अंडरस्टैंडिंग है। आज वो आपको एक सियासी अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर से भेजने आने वाले असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन हो जानी चाहिए, कम से कम 40-50 सीटों पर हम इस तरह पूरी शिदोमत से इलेक्शन लड़े, नौजवानों को आगे लाए, साफ पाक नियत लोगों को आगे लाए, विजनरी लोगों को आगे लाए, मीडिया बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है उस कम्युनिटी से हम लोगों को आगे लाए, सहाफत के में से हम लोगों को आगे लाए, बड़े एजुकेशनिस्ट को आगे लाए, और ऐसी एक लीडरशिप जम्मू कश्मीर को दे जिसके मुस्तहिक हमारे लोग हैं।
अभी हम गए, हमने थ्रेडबेयर ये बताया, ये मेरे मंशूर में लिखा है, डिग्निफाइबल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर इशू एंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सैक्रोसैंक्ट इशूज वेदर इट बी 370 और 35A। आपने बात की गुपकार की। सबसे बड़ा धोखा अगर कश्मीरियों को किसी ने दिया तो वो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दिया, गुपकार को खत्म करके। आपको मालूम है मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, थैंक्स टू द फैक्ट कि इन्होंने इस तरह के कैंडिडेट हमारे सर पे डाल दिए जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो जुमले नहीं बोल पाते। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग यहां नरेंद्र मोदी की मुखालफत डरने से डर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के मुंह के सामने क्या बोलेंगे? यही हाल हमने देखा हसनैन मसूदी का, अकबर लोन का और फारूक अब्दुल्ला का पिछले 5 साल में। फारूक साहब मुझे पहले एक साहब का सवाल का जवाब दे दे कि उनको किसने नेक मशवरा दिया था एग्जैक्टली पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले पीएचडी खत्म करने का। मैं वही बात बोल रहा हूं ना, कम से कम अगर मैं कुछ आपसे कहता हूं मेरी नीयत साफ है। आपने कहा कि 35 से 370 की किसी ने बात नहीं की, इससे मैं डिसएग्री करता हूं। हम जहां भी गए हमने कहा कि हम अपनी इज्जत और वकार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ कश्मीरी सोसाइटी। हम चाहते हैं हमारे नौजवानों के लिए रोजगार आए, डेवलपमेंट हो और कश्मीरी हर फील्ड में एक्सेस करेगा अगर इस तरह के मंशूर जो है उसको रियलाइज करने के लिए आपके पास वो कयादत होगी जो दिल्ली के सामने घुटने नहीं टेके, जो दिल्ली के सामने अपना ईमान नहीं बेचे। मुझे फारूक साहब और मैं महबूबा मुफ्ती को चैलेंज करके बोलता हूं कि वो कश्मीरियों को बताए कि कौन से प्रेशर के लिए उन्होंने, किस चीज का प्रेशर था, बीजेपी ने ऐसा क्या बोल दिया उनको कि उन्होंने रातों रात पीएचडी तोड़ दी। और महबूबा मुफ्ती की वजह से हमारा केस 370 का नहीं रहेगा। 370 जो था वो हिंदुस्तान के 4 फादर्स ने जम्मू कश्मीर के आवाम को दिया है, किसी एक लीडर को नहीं दिया है, चाहे पीएचडी रहे जिंदा या नहीं रहे। अब तो हम सब जान गए इनकी असलियत है क्या, इनके अपने जो है क्या ना जदोजहद में कितने साबित कदम है। शीवा नशाई 5 अगस्त से पहले भी बोलता था सब नारों पे एक ही बारी हक हमारा रायशुमारी। मैं कल भी बोलूंगा और परसों भी बोलूंगा, चाहे मैं बाहर हूं या तिहाड़ जेल के अंदर हूं। मैं कभी डरने वाला नहीं हूं। मैंने बोला मैं अपने दामन के तार नहीं बेचूंगा। मैं फारूक अब्दुल्ला नहीं हूं, मैं सजाद लोन नहीं हूं। आई एम नॉट अल्ताफ बुखारी और महबूबा मुफ्ती कि मैं दिल्ली वालों के साथ बिहाइंड क्लोज डोर्स नेगोशिएशन कर लूं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अपनी 5-6 सीटों के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए। मैं कश्मीरियों को बेचने वाला नहीं हूं। इस सवाल का जवाब फारूक साहब मुझे दे दे। अगर रिव्यू पिटीशन, आई विल हैव टू स्पीक टू द लीगल टीम फॉर दैट, बट रिव्यू पिटीशन के बाद भी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपके पास क्यूरेटिव पिटीशन है। सबसे बड़ी अदालत जो है वो अवाम की अदालत है। जब हमने एक जिरगा रखा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, कई एमपीज को हमने बुलाया, तकरीबन 20 एमपीज को अपोजिशन पार्टी से हमने बुलाया। मैं कश्मीरियों को वो एतमाद देता हूं कि आप आने वाले इलेक्शन में 30 से 40 सीटें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को दे दो। 370 को वापस लाना हमारा काम है, हिंदुस्तान में उसके लिए जदोजहद करना हमारा काम है। काम तो ये था, आज अभी तक अल्ताफ बुखारी भी साबिका कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद तो सेंटर पे मिनिस्टर रहे हैं, फारूक साहब तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे सेंटर पे, महबूबा मुफ्ती के वालिद साबिका होम मिनिस्टर रहे हैं। उन लोगों ने 5 साल में क्या किया कश्मीरियों के लिए और 370 को वापस लाने के लिए? पहले वो जवाब दे दे, फिर मैं भी दे दूंगा। जब हमने एक जिरगा रखा, हमने और मुजफ्फर शाह साहब ने मुश्तरका एक जिरगा रखा जिसमें करीबन 20 एमपीज को हमने बुलाया। 20 एमपीज को जब हमने बुलाया, हमने उनसे बात कही और सब ने ये अलल ऐलान बोला कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जो 5 अगस्त को हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात फली नारिमन ने बेचारे ने गुजरने से पहले एक बहुत बड़ा फेवर किया कश्मीरीज को, जो हिंदुस्तान, जिस आदमी को बोला जाता था कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोई हिंदुस्तान में नहीं थी। फली नारिमन ने कहा इट इज बैड इन लॉ, जिस तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया। अब हमारे लीडरों की यह जिम्मेदारी थी कि ये पूरे हिंदुस्तान में कंसेंसस क्रिएट करते। अगर फारूक साहब इंडिया अलायंस में है, हम सब बीजेपी के खिलाफ है, मगर मुझे एक बात बताइए, इंडिया अलायंस के लोग कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है कि अगर हम बरसरे इख्तिदार आएंगे हम 370 को फिर से ले आएंगे? अगर बीजेपी हमारी दुश्मन है तो कांग्रेस कौन सी दोस्त है हमारी? और आप उनके साथ क्यों बैठे हुए अलायंस में अगर वो 370 पे बात नहीं कर रहे? आखिर कश्मीरियों का क्या फायदा मिल रहा है इससे, उनके साथ बैठने से? यही बात मैं कह रहा हूं कि फारूक साहब हों, महबूबा मुफ्ती हों, सजाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी हों, ये सब फेल हो गए हिंदुस्तान में वो कंसेंसस बनाने के लिए कि भाई 370 कश्मीरियों के साथ जो हुआ 5 अगस्त के दिन वो गलत हुआ। इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद पहले भी थी और आज भी रहेगी। बेशक अगर हम क्यूरेटिव पिटीशन नहीं फाइल कर सके, मगर जितनी देर तक अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी है, हम हर महाज पे लड़ेंगे और हिंदुस्तान के लोगों को ये बावर करवाएंगे। आपको मालूम है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी लॉबी है, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चलाते हैं।
सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट तो 370 भी था। जब 370 को एब्रोगेट किया गया तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यहां तक कि जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस है, आपने देखा चाहे वो समाजवादी पार्टी के थे, चाहे डीएमके के थे, चाहे टीएमसी के थे, चाहे कांग्रेस पार्टी के थे, सब लोगों ने अपोज किया इसको, एब्रोगेशन को। तो ये हमारे लीडरों की गलती है कि सब लोग आज एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बीजेपी को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप वो चेंजेस वापस कर लीजिए। 370 will have to be given back to the people of Jammu and Kashmir because it defined the relation of Union of India with the people of Jammu and Kashmir। अगर फार्मर्स के जो लीडर्स थे वो 1 साल धरने पे बैठे, उन्होंने जदोजहद की, उसके बाद वो फार्म लॉ जो है उसको रिवोक किया गया। ये हमारी लीडरशिप का फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर गुप्कार का है। उन्होंने अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए बीजेपी के साथ बंद दरवाजों के पीछे एक डील की। अब आपके वसादत से कश्मीर की आवाम को समझना पड़ेगा, जब हमारा इल्हाक हुआ, आरजी इल्हाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, तो सिर्फ 3 डोमेन पे हुआ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप 370 को बनाया गया। 370 ये बताती थी कि कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, अपना सदर रियासत होगा, हमारे अपने जो हमारी एक जुडिशल ऑटोनॉमी होगी, हमारे पास एक लेवल की ऑटोनॉमी होगी कि कोई भी लॉ जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पास होता है, दैट नीडेड कंकरेंस, रजामंदी की जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। जब हमें घर का बेदी लंका डाए, हमारे लीडर फेल हो गए जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, यह बात सच है। अगर फारूक साहब 96 से वो कमरबंद होते कश्मीरियों को समझाने के लिए कि हमने क्या खोया है, ये बात आपको आपके इल्म में ले आऊं, 1977 में कैबिनेट सब कमेटी बनाई शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। शेख साहब ने डीडी ठाकुर साहब को, गुलाम अहमद शाह साहब को और हमारे मिर्जा अफजल बेग साहब को यह बताया कि जो सारी डाइल्यूशंस हुई है 370 में, 53 से 75 के बीच में, जब बख्शी गुलाम अहमद कुर्सी पे थे या गुलाम अहमद सादिक थे, बोला आप सुप्रीम कोर्ट जाओ और उन तमाम जो डाइल्यूशंस है उनको आप रिवोक करवा के ले आएंगे। बदनसीबी से शेख साहब 82 में गुजर गए और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने एनसी को हाईजैक कर लिया। जो एक प्लेटफॉर्म हमारे, जो आज प्लेटफॉर्म दोबारा मैं बनाने निकला हूं, एक सियासी वॉइस हमारे लोगों को मिले और हम हिंदुस्तान के जो आईन है उसके नुक्ता नजर में कश्मीरियों के हकूक की बात करें कि भाई ये हकूक तो हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिए थे, तो बीजेपी कौन होती है हमसे छीनने वाली? इसके लिए हमें जदोजहद करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू परसिवियर पॉलिटिकली, वी डोंट हैव एन ऑप्शन।